ये बातें साफ नजर आई है कि उनके हार का 19 सीटों पे जो हारे हैं उसके पीछे का कारण क्या है इसको सारा जब निकाल रहे थे, हम लोग अपडेट कर रहे थे, तो हम लोगों ने ये बात समझाने की कोशिश की थी कि अगर प्रशांत किशोर होते तो इसका असर क्या होता। न किसी का उन्होंने समर्थन किया। तो ऐसी स्थिति में क्या 2025 के चुनाव में जो प्रशांत किशोर ने घोषणा कर दिया है कि वो अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे सभी सीटों पे और अपनी सरकार भी बनाएंगे, ये भी दावा उन्होंने किया है। ये भी दावा किया है। तो ऐसी स्थिति में क्या प्रशांत किशोर इतना मजबूत हो गए हैं? अब ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर एक फैक्टर बनते नजर आ रहे हैं 2025 में, जब राष्ट्रीय जनता दल ने एक चिट्ठी जारी की। अब कितना हड़बड़ी में चिट्ठी जारी किया गया हम आपसे पूछेंगे। बीजेपी की बी टीम भी कह रहे हैं, हाँ, लोग बीजेपी की बी टीम भी कहते हैं। ऐसी स्थिति में जब लालू प्रसाद ये दो बातें कर रहे हैं, एक तो उनकी टीम की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से ये कहा जाता है कि ये पांडे है, यानी कि आप लोग समझ लीजिए ये ब्राह्मण है। तो यहाँ तो सीधा सीधा नजर आता है कि ब्राह्मणवाद किया जा रहा है। इन 30 सीटों में कितना योगदान था चिराग पासवान का, कितना योगदान था नीतीश कुमार का, कितना योगदान था उपेंद्र कुशवाहा का, जीतन राम मांझी का, और कितना योगदान था भारतीय जनता पार्टी का, ये तो सबको पता चल गया। इतना सब कुछ करने के बाद इस स्थिति में 2025 की रणनीति बनाते हुए कहीं ना कहीं लालू प्रसाद के दिमाग में ये बात आया होगा कि इस एंगल पर हम अगर चलते हैं और प्रशांत किशोर को थोड़ा सा ऊपर लेके आते हैं तो एनडीए नीचे आएगा, तो एनडीए का ग्राफ गिरेगा। और ये चीजें 2020 में वो देख चुके हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। भारत लाइव के विशेष कार्यक्रम भीतर की बात में आज हम चर्चा करेंगे आरजेडी के द्वारा जो कल एक चिट्ठी जारी की गई थी, जो उनके पार्टी के कुछ लोग जन स्वराज पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, उसको लेकर के कहें जो सावधान रहने की बात कही गई थी, चेतावनी भी दी गई थी, कहा जो ऐसे लोगों से बचने की बात है। अब तेजस्वी को प्रशांत किशोर बनाएंगे सीएम, आरजेडी में भगत वाली चिट्ठी, लालू का क्या गेम प्लान है? हम लोग इसलिए ये बात कर रहे हैं जो पिछले कुछ दिनों में, कुछ माह में कुछ ऐसे बड़े नेता तो नहीं गए हैं जन स्वराज में, ताकि आखिर ये चिट्ठी लिखने की नौबत क्यों आई? इस पूरे कहानी को समझेंगे बाबा से, आखिर इस चिट्ठी के पीछे राज क्या है। जबकि कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई राष्ट्रीय महासचिव, प्रधान महासचिव, सचिव टाइप के कद्दावर नेता भी आरजेडी से जन स्वराज की तरफ नहीं गए हैं, तो आखिर चिट्ठी का ये चिट्ठी लिखने की क्यों जरूरत पड़ी? तो आखिर चिट्ठी की पीछे कहानी क्या है? क्या ये चिट्ठी लिखने की जरूरत थी अभी? क्या आपने देखा जो पिछले 1-2 महीने में कोई बड़ा नेता आरजेडी का गया है जन स्वराज की तरफ? अगस्त में सरकार गिर जाएगी, ये भी एक बात आया था सामने। हाँ, ये भी इस बात को लेकर के लालू प्रसाद ने भरे मंच से कहा था कि अगस्त में सरकार गिर जाएगी। देखिए, हमने एक खबर किया था, जिस खबर में हमने बताया था कि प्रशांत किशोर वो तीसरे मोर्चा हो सकते हैं जो एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में एक बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं। ये अंतर 2020 में भी देखने को मिला था, जब चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा अलग से चुनाव लड़े थे। काफ़ी अंतर पैदा हुआ था और ऐसा लगा था कि महागठबंधन सरकार बना लेगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तब ये संभव नहीं हो पाया था क्योंकि उनके पास 5 सीटें, लगभग 5-6 सीटें कम हो गई थी, जिसके कारण वो मुख्यमंत्री कुर्सी पर नहीं पहुंच पाए थे। तो क्या अब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर 25 में पहुँचेंगे? क्योंकि उनके पास समीकरणों की कमी नहीं है। एक तो एमओआई समीकरण उनके साथ साथ चल रहा है। आपने देखा होगा कि यादव समाज जो है आंख मूंद करके उनको वोट कर रहा है। हालांकि कई जगहों पे नहीं लिया, कई जगहों पे मैंने ये बातें साफ नजर आई है कि उनके हार का 19 सीटों पे जो हारे हैं उसके पीछे का कारण क्या है इसको सारा जब निकाल रहे थे, हम लोग अपडेट कर रहे थे, तो हम लोगों ने ये बात समझाने की कोशिश की थी कि अगर प्रशांत किशोर होते तो इसका असर क्या होता। हम लोगों ने रखा था सर्वे कि अगर प्रशांत किशोर होते तो इतने वोटों का डैमेज कर सकते थे, यानी कि वही उतने वोट हैं जितने वोट से वो हारे हैं। तो इस बात को लेकर के अब एक मंथन का दौर जारी है और मंथन में प्रशांत किशोर एक फैक्टर सामने नजर आने लगे हैं। कल तक प्रशांत किशोर एक स्ट्रेटजिस्ट थे, राजनीतिक रूप से वो कोच किया करते, कोचिंग दिया करते थे, और उस कोचिंग का फ़ायदा और घाटा लोगों को हुआ, जिसके चलते उनको एक अच्छे कोच की भूमिका दी गई। एक राजनीतिक जो कहा जाता है कि सर्वे करने वाली एजेंसी उनके साथ चल रही है, और उनको एक अच्छा खासा कहा जाता है कि स्ट्रेटजिस्ट कहा जाता था, जिसके चलते उन्होंने कई राज्यों में अपनी पैठ भी बनाई, और यहाँ तक कि 2014 में केंद्र की सरकार जो बनी उसमें भी उनकी भूमिका बताई जाती है।
ये बात स्वीकार करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, प्रशांत किशोर भी इस बात को कहते हैं। लेकिन बार बार हम ये बात साथ में ये भी कह रहे थे कि प्रशांत किशोर के साथ एक और बात है कि प्रशांत किशोर दूसरे के लिए तो कर सकते हैं, अपने लिए कितना करेंगे। 2024 के चुनाव में उनके ही बहुत करीबियों में से कई लोगों ने दावा किया था कि हम लगभग 20 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन एक भी सीट पे वो चुनाव नहीं लड़े, न किसी का उन्होंने समर्थन किया। तो ऐसी स्थिति में क्या 2025 के चुनाव में जो प्रशांत किशोर ने घोषणा कर दिया है कि वो अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और सभी सीटों पे और अपनी सरकार भी बनाएंगे, ये भी दावा उन्होंने किया है। ये भी दावा किया है। तो ऐसी स्थिति में क्या प्रशांत किशोर इतना मजबूत हो गए हैं कि वो सरकार बना लेंगे? और आखिर वो किस बिना पे कह रहे हैं? कहीं अति उत्साह तो उनके ये नहीं कहवा रहा है। लेकिन अगर आप इसके जड़ में जाइएगा तो आपको नजर आएगा कि प्रशांत किशोर अकेले नहीं हैं। प्रशांत किशोर को कई जगह से बैकअप मिल रहा है। प्रशांत किशोर को कई राज्यों के तरफ से वित्त पोषण किया जा रहा है, फंडिंग किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये बातें जो शुरू हुई है, प्रशांत किशोर ने कई बार कहा भी है कि मेरी औकात कहाँ है कि हम इतना कुछ कर सकें, लेकिन हम कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर एक फैक्टर बनते नजर आ रहे हैं 2025 में, जब राष्ट्रीय जनता दल ने एक चिट्ठी जारी की। अब कितना हड़बड़ी में चिट्ठी जारी किया गया हम आपसे पूछेंगे कि उस हड़बड़ी में नहीं होता है कि हड़बड़ी के भी कनपटिए सिंदूर मांग में है, कनपटिए में सिंदूर हो जाला। वही राष्ट्रीय जनता दल ने किया है और ये और ज़्यादा मजबूर करता है हम लोगों को ये समझने के लिए कि क्या ये लालू का गेम प्लान है। लालू इस तरह के गेम प्लान के मास्टर माने जाते हैं। कैसे वो एक ही बताइए बाबा, जो प्रशांत किशोर को आगे वोट आएगा तो किसका वो काटेंगे, वो किस वोट के मालिक हैं? निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जिस तरह से अब वर्तमान परिस्थिति चल रही है उसमें जो वर्तमान सरकार है और उनका हमला भी उसी सरकार पर है, चाहे वो केंद्र में बैठी हो या बिहार में बैठी हो। कल तक लालू प्रसाद के साथ नीतीश कुमार थे तो उनको कोसते थे कि गलत सरकार चल रही है, जबकि 2015 में इसी सरकार को बनाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। अब जबकि नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं तो उनके दोनों हाथ में लड्डू है। केंद्र की सरकार को भी घेरते हैं तो बिहार गिरता है और बिहार को घेरते हैं तो केंद्र गिरता है। ऐसी स्थिति में वो बार बार ये कह रहे हैं प्रशांत किशोर, और प्रशांत किशोर जब वोट काटेंगे, जब चुनावी रणनीति में उतरेंगे तो निश्चित रूप से एनडीए का वोट काटेंगे। लेकिन इस बात को, क्योंकि आरजेडी की चिट्ठी में एक चीज आप गौर किए होंगे, प्रशांत किशोर उर्फ प्रशांत किशोर पांडे जी, और पांडे पर ज़्यादा जोर दिया गया आरजेडी की तरफ से, ताकि वो ये दिखाना चाहते हैं जो ये आदमी कभी हमारा है ही नहीं, ये एनडीए से जुड़ा हुआ आदमी है। बीजेपी के बी टीम भी कह रहे हैं। हाँ, लोग तो बीजेपी के बी टीम भी कहते हैं। ऐसी स्थिति में जब लालू प्रसाद ये दो बातें कर रहे हैं, एक तो उनकी टीम की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से ये कहा जाता है कि ये पांडे है, यानी कि आप लोग समझ लीजिए ये ब्राह्मण है। तो यहाँ तो सीधा सीधा नजर आता है कि ब्राह्मणवाद किया जा रहा है, ब्राह्मणों से दूरी बनाने की बात कही जा रही है। ये कहा जा रहा है कि जो लोग उधर जाएंगे वो फंस जाएंगे वहाँ, यही उनका मकसद ना है, इसलिए आप भागिए मत। दूसरी बात कि वो बी टीम है भाजपा की, तो सिर्फ बी टीम है भाजपा की ये कह देना ही काफ़ी था। लेकिन आपने पांडे कह करके ये बात जरूर कर दिया कि आपको ब्राह्मणों से एलर्जी है, आप ये जानते हैं कि ब्राह्मणों से दूर रहने की ज़रूरत है। 2015 में यही प्रशांत किशोर हैं जिनको गोदी में आप धर रहे थे, स्टेज पर सबने वो तस्वीरें देखी है। जब 2015 में गांधी मैदान में शपथ ग्रहण चल रहा था तो प्रशांत किशोर छटक रहे थे और आप उनको पकड़ रहे थे। इसके साथ साथ प्रशांत किशोर को हमने 2 दिन पहले ही यह खबर किया है, उसके बाद ही ये सब कुछ नज़र आ रहा है। हमने कहा था कि प्रशांत किशोर को कैबिनेट का दर्जा दिलाना तक लालू प्रसाद की भूमिका रही है। नीतीश कुमार ने उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया, तब भी उनको कोई आपत्ति नहीं थी। और यही प्रशांत किशोर हैं जिन्होंने 2015 में सबको एक साथ जोड़ करके और बिहार में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में नहीं आने दिया था। अब इस सारी बातों को लेकर के जब नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का संयुक्त जो अभियान चला 2024 में, कहा यह जा रहा था कि बहुत कमज़ोर हुई है, जो मुद्दा था वो मुद्दा काम नहीं किया है, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी फ्लैट हो गई है। इन सारी बातों के बावजूद, सारे झंझावातों के बावजूद 30 सीटें तो जीत करके आई ना एनडीए। इन 30 सीटों में कितना योगदान था चिराग पासवान का, कितना योगदान था नीतीश कुमार का, कितना योगदान था उपेंद्र कुशवाहा का, जीतन राम मांझी का, और कितना योगदान था भारतीय जनता पार्टी का, ये तो सबको पता चल गया। इतना सब कुछ करने के बाद, 23 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद, अधिक वोट प्रतिशत आने के बाद भी यदि राष्ट्रीय जनता दल मात्र 4 सीटें जीत करके आती है
तो इसका मायने है कि राष्ट्रीय जनता दल को भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। दूसरा, उसने MY समीकरण के साथ साथ मल्ला और कुशवाहा को भी जोड़ा। इस समीकरण के बाद भी आप अधिक सीटें नहीं जीत पाए और कई जगहों पे तो आपकी जमानत जब्त हो गई, जहां आप सोच रहे थे कि सबसे अधिक आप अपना सब कुछ लगाए हुए थे। ऐसी स्थिति में 2025 की रणनीति बनाते हुए कहीं ना कहीं लालू प्रसाद के दिमाग में ये बात आया होगा कि इस एंगल पर हम अगर चलते हैं और प्रशांत किशोर को थोड़ा सा ऊपर लेके आते हैं तो एनडीए नीचे आएगा, तो एनडीए का ग्राफ गिरेगा। और ये चीज़ें 2020 में वो देख चुके हैं कि जब चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा अलग थे तो नीतीश कुमार की हालत क्या हुई थी और बड़ी मुश्किल से सरकार बन पाई थी। इन सारी परिस्थितियों को देख करके कहीं ना कहीं वो डैमेज करने वाला, जो लालू प्रसाद डैमेज नहीं कर पाएंगे जिस क्षेत्र में जहां पर वो नहीं सकेंगे, वहां पर प्रशांत किशोर को आगे करके डैमेज करा देंगे। ये पूरी तरह से एक प्लानिंग का हिस्सा लग रहा है। और अगर ऐसा होता है, प्रशांत किशोर अपनी ताकत के साथ चुनाव लड़ते हैं और अगर लड़ने के साथ साथ वो जिस तरह का लालू प्रसाद ने एक शगुफा छोड़ा है, वो साफ बता रहा है कि अगर प्रशांत किशोर कुछ भी, अगर मान लेते हैं कि 2% 3% भी वोट लाते हैं, क्या करेंगे तो ये वक्त बताएगा, लेकिन 2-3% भी वोट लाते हैं तो विशुद्ध रूप से वो डैमेज करेंगे एनडीए गठबंधन को। और ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना आसान हो जाएगा। हमको लगता है जो प्रशांत किशोर रूपी पेड़ को लालू प्रसाद की टीम के द्वारा खाद और पानी उपलब्ध कराया जाएगा अगले चुनाव तक। बिल्कुल। आप तो ये पेड़ जब बड़ा होगा तो एनडीए का कद छोटा होगा और एनडीए का कद छोटा होगा तो तेजस्वी का कद बढ़ेगा निश्चित रूप से। और प्रशांत किशोर इतने बुरे खिलाड़ी नहीं हैं कि प्रशांत किशोर भले ही ये बात कहते हैं। कौन कहता है कि हम चुनाव हार रहे हैं? कोई कहता है क्या? सब निर्दलीय में कहता है 243 में से 243, सब कहता है कि हम 240 में से 40 जीत रहे हैं। दोनों गठबंधन कह रहे थे। प्रशांत किशोर ने भी कहा है कि 243 सीटों में हम 200 सीटें जीत करके अपनी सरकार बनाएंगे। चलिए, अगर मान लेते हैं कि प्रशांत किशोर को, हम एक हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं कि अगर प्रशांत किशोर को मान लेते हैं कि 30 सीटें या 40 सीटें आ जाती हैं और उन 40 सीटों के कारण सरकार किसी की बनती है और नहीं बनती है, तो ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर का एक्शन क्या होगा? तो निश्चित रूप से एक्शन होगा कि जिसकी सरकार बन रही होगी उस खेमे में जाएंगे। भले ही वो कह रहे हो कि नहीं हम किसी का सपोर्ट नहीं करेंगे, न किसी से सपोर्ट लेंगे, लेकिन जो रणनीति बन रही है वो रणनीति साफ बता रही है। अभी अगर जनता दल यूनाइटेड के 30 विधायक जो हैं वो कट करके चले जाएं कि हम सरकार बनाएंगे, तो निश्चित रूप से सरकार तो आरजेडी की बन जाएगी। क्या प्रशांत किशोर के साथ ऐसा नहीं हो सकता है? निश्चित रूप से हो सकता है। अब ऐसी स्थिति में हम जो बात कर रहे थे उस चिट्ठी की, उस चिट्ठी में हम कितनी हड़बड़ी में लिखी गई है, हम चाहेंगे कि आप उस चिट्ठी में जो अशुद्धियाँ हैं, जो गलतियाँ हैं, वो आप देखें। और उसमें साइन करने वाले कौन हैं? तो जो सबसे ज़्यादा अनुशासित व्यक्ति कहे जाते हैं, जगतानंद सिंह। और दर्शकों को भी हम दिखाएंगे कि कितनी गलतियां हैं। एक कार्यकर्ता नहीं लिख पाए हैं सही से, अंबेडकर नहीं लिख पाए हैं सही से, ज्योति राव नहीं लिख पाए हैं सही से, करेगी नहीं है, बहकावे में न आवे, न आए के जगह पे आवे लिख दिए हैं, कार्यकर्ता के जगह पे कार्यकर्ता हो गया है। जनता पार्टी की होगी, जनता पार्टी की बी टीम की होगी। मतलब स्टिलिंग पुलिंग से लेके ग्रामेटिकल मिस्टेक से लेकर के फैक्चुअल मिस्टेक को भी लाल घेरे में रखा गया है। हम अपने वीडियो एडिटर से कहेंगे जो इस चिट्ठी को भी ज़रूर लगा देंगे, और जो ओरिजिनल चिट्ठी है वो भी हम बोलेंगे लगा देंगे, जो ओरिजिनल चिट्ठी जो पहले लिखी गई है। उसके बाद जब जनसुराज के ट्विटर पेज पर जब उस चिट्ठी को एडिट किया गया है वो भी लगाया गया है। दोनों चिट्ठी हम कहेंगे लगाने के लिए। और हम ये साफ तौर पे इस चिट्ठी को देखने के बाद बाबा ये कहेंगे ज़रूर, जो जानबूझ के इस टाइम में सिगुफा छोड़ा गया आरजेडी की तरफ से। आप किसी एमएलए एमपी को देखें जाते हुए जनसुराज? बिल्कुल नहीं। शामिल होते हुए कोई बड़ा नेता नजर नहीं आ रहा। तो जब कोई शामिल ही नहीं हुआ तो इस चिट्ठी को लिखने की नौबत क्यों आई? आखिरकार हमको लगता है जो जनसुराज को दिखाया जा रहा है बड़ा करके। चंदन जी, इसमें सबसे जो दुर्भाग्यपूर्ण शब्द है वो है अम्बेडकर गलत लिखना। अम्बेडकर गलत लिखना। जिस अम्बेडकर के नाम की आप दुहाई देते हैं, उस अम्बेडकर के नाम को भी जब आप शुद्ध नहीं लिख सकते हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं है। अम्बेडकर में डॉ के जगह पर दो है। अब समझिए आप इस बात को। तो अगर ऐसा कुछ है तो निश्चित रूप से ये चिंता का कारण है। और जो लगातार तेजस्वी यादव पर, उनकी टीम पर कि एक अक्षम टीम जो है वो काम कर रही है, ये बातें कही जाती है। तो इन सारी बातों को लेकर के एक बात तो पक्का नज़र आता है कि कहीं ना कहीं ये जो चिट्ठी है वो चिट्ठी भगदड़ के लिए नहीं,
बल्कि भ्रम फैलाने के लिए है। और ये भ्रम भविष्य में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाए, इसके लिए फैलाया गया है। बात साफ नजर आती है। इसकी हड़बड़ी, इसकी अशुद्धियाँ, फरवरी में गड़बड़ी, इसकी अशुद्धियाँ, और खास करके जिस मुद्दे पर आप अपने पार्टी चलाते हैं, जिन नामों के सहारे आप आगे बढ़ रहे हैं, उन नामों को ही गलत अगर लिखते हैं आप, तो निश्चित रूप से ये तो पता चलता है कि आप कितनी हड़बड़ी में, कितना हड़बड़ी में है और कितना ज़्यादा आपको अब बिहार की कुर्सी चाहिए। इस बात को लेकर के आप तैयारी कर रहे हैं। देखिए, हम लोग बात कर रहे थे जो कल जो आरजेडी की तरफ से एक चिट्ठी जारी की गई, चिट्ठी में दिखाया गया जो आरजेडी के कुछ नेता, बड़े नेता जा रहे हैं जनसुराज की तरफ, जबकि ऐसी कोई बात है नहीं। चिट्ठी की नौबत क्यों आई, उसी पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। कहीं एक गेम प्लान तो नहीं आरजेडी के लालू प्रसाद यादव का, जो अगर जनसुराज को बड़ा करेंगे तो एनडीए छोटी होगी, और एनडीए जब छोटी होगी तो मेरा तेजस्वी आगे बढ़ेगा। ये सब, इन्हीं सब पर हम लोग चीर फाड़ कर रहे थे, विश्लेषण कर रहे थे कि आखिर चिट्ठी की नौबत क्यों आई। हम बाद में आरजेडी के लोगों से बात करेंगे जो आखिर चिट्ठी लिखने की नौबत क्यों आई। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। लेकिन ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।